परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक या रिटर्न बुक, ये हमारी सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का मीनिंग क्या है कि इनमें सिर्फ इनसे रिलेटेड एस्पेक्ट्स ही नोट किए जाएंगे। जैसे कैश बुक अगर आप बना रहे हो तो उसमें सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन आएंगी, उसमें क्रेडिट की कोई ट्रांजेक्शन नोट नहीं होगी। हाँ, कैश बुक 2 कॉलम बना रहे हो, कैश बुक इन केस आप 2 कॉलम बना रहे हो, कैश कॉलम भी है और बैंक कॉलम भी है, तो फिर कैश वाली एंट्रीज भी आएंगी कैश कॉलम में, बैंक से चेक से रिलेटेड एंट्रीज आएंगी नहीं, कैश रिलेटेड एंट्रीज कैश कॉलम में, चेक रिलेटेड एंट्रीज बैंक कॉलम में। अगर आप परचेज बुक बना रहे हैं तो पॉइंट क्लियर कर लें, उसमें कैश परचेज नोट नहीं होएगी, उसमें क्रेडिट परचेज नोट होएगी या नहीं होएगी? होएगी। और एक बात और याद रखना, ओनली गुड्स, गुड्स के अलावा और कुछ नहीं। अगर आप गुड्स से अलावा कुछ भी बाय करते हैं, जैसे मशीन बाय करते हैं, परचेज बुक में नोट नहीं होगा। कहा नोट नहीं होगा? परचेज बुक में नोट नहीं होगा। वो आप देखो उसकी और स्पेस कौन सी है, जगह कौन सी, परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक के बाद रिटर्न बुक वही बिजनेस बनाता है जिसमें रिटर्न की ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो। हर वो बुक बनाई जाती है जिससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा हो रही है। बीआर बुक, बिल पेबल बुक भी बनाते हैं कई बिजनेस जिनमें बीआर बहुत ज्यादा आते जाते रहते हैं। बड़ा कॉमन है कि बीआर के थ्रू डीलिंग करते हैं वो लोग, तो वो बीआर की बुक भी बनाते हैं। इनके बाद जो कुछ बच जाता है वो बचा कुचा कहाँ जाएगा, कोई बताएगा क्या मुझे? वो सब जाएगा जर्नल प्रॉपर। ठीक है। अब ये जितनी भी हम बुक्स बनाते हैं, जैसे कैश बुक बनाते हैं, तो कैश बुक का फॉर्मेट कैसा है? एनीवन, कोई मुझे हेल्प करे, कैश बुक का फॉर्मेट कैसा बनाया था? कैश बुक, चलिए जल्दी से बनवाइए जरा, देखें जरा, याद है आपको सारा? ये एक साइड है, मैंने सही कॉलम लिए हैं, 2 कॉलम रखे हैं मैंने अमाउंट के, मतलब 2 कॉलम कैश बुक बना रहा हूं। कैश बुक 2 कॉलम, ये वाली साइड है डेबिट साइड, ये वाली साइड है क्रेडिट साइड। जो कॉलम्स बच गए हैं वो भी फिनिश कर दूं मैं इस वाली साइड पे। हाँ जी, और कौन कौन से कॉलम होंगे बताओ? डेट, एलएस, फिर से डेट, डिटेल एटसेट्रा। चलिए कॉलम्स क्या है? ये डेट, पर्टिकुलर, फॉल्यू, पूरा नाम बोलूं तो लेजर फॉल्यू बोलूंगा, लेजर फॉल्यू, लेजर मतलब लेजर का पेज नंबर। और पहला कॉलम कैश को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम बैंक को, साथ में रुपी का साइन जरूर नोट कर दिया। तो फिर से कौन सा कॉलम आ गया? डेट, पर्टिकुलर, फॉल्यू, कैश और फाइनली बैंक। इसमें कुछ पॉइंट्स जो आपको भूलने नहीं चाहिए, वो क्या था? एक ये मैंने लिखा है, कुछ कुछ नजर आया और इसका मीनिंग क्या है बताएगा कोई? कॉन्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मैं कहता हूं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बताइए इसकी कॉन्ट्रा इफेक्ट क्या है? एनीवन? बाय बैंक। तो बच्चे अगर आप बाय बैंक के साथ कहीं अकाउंट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। बाय बैंक मींस बाय बैंक, अकाउंट वर्ड यहां ऐड नहीं कर सकते क्योंकि बाद में कोई बैंक का अकाउंट नहीं बनने वाला। और यहां टू कैश, जब कैश लिखा है तो बैंक के कॉलम में जाएगा, बैंक के कॉलम में जाएगा। जब बैंक लिखा है तो कैश के कॉलम में जाएगी ट्रांजेक्शन। तो कॉन्ट्रा एंट्री, जब भी कभी आपका एग्जाम होगा आपको 1 या 2 एंट्रीज कॉन्ट्रा जरूर आएंगी एग्जाम में, मतलब 1 to 2 मार्क्स की वेटेज समझो है। और यहां वर्ड अकाउंट आप क्या है, हाँ जी, नहीं लिखने वाले हैं। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अकाउंट
मतलब कैश अकाउंट वर्ड नहीं लिखना, क्योंकि कैश का भी फर्दर अकाउंट नहीं बन रहा। सेकंड बताओ, मैंने सैलरी पे की, एंट्री क्या आएगी? एनीवन? बाय सैलरी। अब सी नहीं लिखा जाए, दैट मीन्स बाद में जब लेजर बनेगी, जब लेजर बनेगी, एनीवन मुझे लेजर का फॉर्मेट बताओ, लेजर का फॉर्मेट। कुछ सेम सा ही होता है फॉर्मेट, तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या भी आ जाएगा कि कॉलम एक ही हो जाएगा, मतलब दो कॉलम नहीं। ये तो 2 कॉलम कैश बुक थी ना हमारी, और जर्नल का फोलियो नंबर होता है, बाकी सेम है। तो कॉलम में क्या कुछ आएगा? मान लो मैं सैलरी का लेजर बना रहा हूं, किसका लेजर बना रहा हूं? सैलरी अकाउंट। अब क्योंकि सैलरी का अकाउंट बना रहा हूं, तो जब आपने कैश बुक में बाय सैलरी लिखा है, तो आपको कैश बुक में बाय सैलरी अकाउंट लिखना। देखो पिछली बार बाय बैंक लिखवाया था तो साथ में अकाउंट नहीं बोला मैं, लेकिन अब अगर मैं कह रहा हूं बाय सैलरी लिखना है, तो बाय सैलरी अकेला लिखना गलत हो जाएगा, बाय सैलरी अकाउंट लिखना ठीक होगा, क्योंकि बाद में सैलरी का अकाउंट बन रहा है। अब कैश में बाय सैलरी लिखा है, अमाउंट भी कुछ बोल देता हूं, 5,000, तो सैलरी में लिखा जाएगा टू कैश। कितना? जो अमाउंट वहां की, वहां से क्रॉस इफेक्ट आ जाए, इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? लेजर पोस्टिंग। मतलब आपने कैश बुक बनाई, सबसे पहली एंट्री कैश बुक में लिख दी, फिर कैश बुक में कॉन्ट्रा वाली एंट्री की पोस्टिंग तो नहीं होगी, बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं उनको लेजर में बाद में पोस्ट किया जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए बताइए परचेज बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है आपको माइंड में रिटेन हो गया है। परचेज बुक का फॉर्मेट, एनीवन मेरी हेल्प करो भाई। बिल्कुल परफेक्ट, डेट का कॉलम मैंने मान लिया आपका, डेट। आगे बोलो। पर्टिकुलर, फिर बड़ा सा कॉलम एक पर्टिकुलर का, सबसे बड़ा कॉलम पर्टिकुलर का। आगे बोलो। पर्टिकुलर का सबसे बड़ा कॉलम, फिर एक इनवॉइस नंबर का कॉलम, फिर एक पतला सा एलएफ का कॉलम। अमाउंट के 2 कॉलम है, अमाउंट के कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। 2 कॉलम कौन कौन से हैं? एक डिटेल और एक अमाउंट। हम जब भी कहीं से गुड्स परचेज करते हैं ना, हम एक दो आर्टिकल थोड़ी परचेज करते हैं। सोचो मेरी स्टेशनरी की अगर शॉप है, मैं कहीं से स्टेशनरी बाय करने जाऊंगा, मैं क्या क्या बाय करूंगा? मैं कहूंगा यार डाल दे 500 रजिस्टर, डाल दे 10 पैकेट, डाल दे पेंसिल के, और 200-400 पेन डाल दे, रेजर डाल दे 4 बॉक्स, 2 बॉक्स मार्कर के डाल दे। मतलब हम बल्क में सामान बाय करके लाते हैं, तो डिटेल में वो सारी बल्क को दिखाना होगा। अभी दिखाऊंगा मैं। डिटेल में उसकी सारी की लिस्ट लिखने के बाद टोटल करके टोटल सीधा अमाउंट कॉलम में लिख देते। मतलब समरी भी तो चाहिए, क्योंकि यही स्टार्ट यही एंड है, इसके बाद लेजर बना के खत्म। हम कौन सा जर्नल कर रहे हैं, तो यहाँ पूरी डिटेल चाहिए हमें, तो कैसे लिखी जाएगी? चलिए पहले फॉर्मेट की हेडिंग लिख लें एक बार, आपने बोले तो है लेकिन फिर भी। डेट, डेट के बाद आपने क्या बोला मुझे? पर्टिकुलर्स की क्या बात बोला? अच्छा, अगर ये परचेज बुक है, अगर ये कौन सी बुक है, तो इसमें परचेज मीन कहीं से गुड्स बाय की तो सामान आया, अगर गुड्स आई है तो इन वर्ड इनवॉइस लिखो। इनवॉइस को क्या लिखूंगा मैं? इन वर्ड इनवॉइस नंबर। और ये अगला कॉलम कौन सा है? लेजर कॉलम। पूरा मतलब शॉर्ट में फॉलियो लिखा चलता है, लेकिन फिल्म लेजर फॉलियो बनेगी, तो प्रॉपर नाम क्या है? एलएफ लिख दो, ज्यादा अच्छा है एलएफ। मुझे तो ऐसे कॉलम थोड़ा पतला था इसलिए मैंने अकेला ऐप लिखा। तो आगे बोलो क्या लिखूं मैं? डिटेल्स। और आगे क्या लिखूं? और अमाउंट के साथ ब्रैकेट में क्या लिखूं? रुपये का साइन, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन मेरा रुपये में। और यही कोई कनाडा का क्वेश्चन होता तो वहां रुपये का साइन के बजाय डॉलर का साइन होना था, बाकी सारी बात तो सारा क्वेश्चन डॉलर में होना था। करना तो ऐसे
हाँ, अकेला इनवॉइस नंबर चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, सब ठीक है, मतलब इन वर्ड हाथ में लिखना जरूरी नहीं है। इन वर्ड तो और क्लासिफिकेशन क्लैरिटी है और कुछ नहीं। इनवॉइस लिखो बस, ठीक है, फीलिंग आ गई है कि हाँ जो बिल हमें परचेज पे मिला उसका नंबर है। अगर बिल ही ना दे जाओ, करप्शन की बातें करो, ऑनेस्ट लोग करप्शन की बातें करते हैं। बिल ना देने का मतलब हम ब्लैक मनी, काला धन, चोरी, हेरा फेरी कर रहे हैं, बिना बिल के सामान खरीद रहे हो, इसी को तो लॉ की लैंग्वेज में करप्शन कहते हैं। उसको नोट ही नहीं करेंगे, ना परचेज नोट होगी, ना सेल नोट होगी, ना प्रॉफिट नोट होगा, मतलब वो सारी चोरी है, तो उसे नोट नहीं किया जाएगा। अगर हम बिल ही नहीं काट रहे हैं या बिल ही नहीं ले रहे हैं, उसका एविडेंस ही नहीं है हमारे पास, हम नोट कर ही नहीं सकते उसे। नोट कर भी लोगे तो कल को प्रूव कैसे करोगे कि हमने सच में सामान बिल तो लिया नहीं आप। तो अब जरा कुछ चीजें बेसिक माइंड में बिल्कुल क्लियर चाहिए। सबसे पहले हमेशा पार्टी का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? मान लीजिए हमने नंदा स्टेशनरी से कुछ 5-6 चीजें बाय की हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? नंदा स्टेशनरी, पार्टी का नाम। फिर क्या क्या बाय किया, अगली लाइन में वो आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी। जैसे हमने 100 रजिस्टर बाय किए हैं एट अ रेट ऑफ 50 ईच, डिटेल में ये अमाउंट बन गई 5000। या हमने 50 बॉक्सेस ऑफ पेन्स बाय किए हैं एट अ रेट 30, टोटल अमाउंट बन गई 1500। या हमने 10 बॉक्सेस ऑफ मार्कर बाय किया है एट अ रेट 20, अमाउंट बन गई 200, टोटल बन गया 6700। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अच्छा, जब हम बाय करते हैं, अगर सामने से सप्लायर हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट देता है, तो जर्नल चैप्टर जब किया था तो आप साइड वर्किंग करके टीडी वहां लेस कर देते थे। यहाँ वो साइड में, यहाँ टीडी लेस करना है, मतलब अब यहाँ डिटेल में लेस करके, मतलब आउटर में नेट ही आएगा लेकिन डिटेल में दिखाना है आप। टीडी एट अ रेट 10% मिल गया, चलो जी टीडी 670 लेस हो गया, बचा कितना? 6030 रुपए। और ये परचेज बुक में इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये क्रेडिट परचेज। अगर ये कैश परचेज होती तो परचेज बुक में आती ही ना, फिर तो जाती सीधी कैश बुक में। मतलब यहां क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा कि कैश इज नॉट पेड फॉर दिस परचेज, क्रेडिट परचेज है, कैश बाद में कभी देंगे। बस ये जो अमाउंट है यहाँ लाइन, और अमाउंट आउटर, दैट मीन्स इसका फाइनल एनालिसिस ये है कि हमने नंदा स्टेशनरी से 6030 रुपए की परचेज की है, जिसकी डिटेल यहां है। फिनिश। क्लियर है? और एक ट्रांजेक्शन के कंप्लीट होते ही आपने जस्ट पर्टिकुलर के कॉलम में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी, जस्ट पर्टिकुलर के, हर जगह नहीं। और पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन ड्रॉ करने का मीनिंग है कि मेरी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, अब मैं अगली ट्रांजेक्शन पे मूव करूंगा। तो अगली ट्रांजेक्शन करवाने में मुझे गर्भित हेल्प करेगा मेरी, गर्भित ट्रांजेक्शन है, ध्यान से सुनना था। और अगर तूने गलत बताई तो बाकी की क्लास बड़े होके अटेंड कर। चल, स्टेटमेंट है, थोड़ा एक्टिवली ध्यान से सुनना सभी। गर्भित नहीं बताएगा तो आपसे पूछते। परचेज गुड्स, गुड्स का मीनिंग वही जो आइटम हम सेल परचेज में डील करते हैं। फ्रॉम शर्मा स्टेशनरी, worth rupees 8000 at 10% TD and all payment made by check. तो बोल, ये ट्रांजैक्शन नोट ही नहीं होगी परचेज बुक में। कौन लास्ट में बोला ना, ऑल पेमेंट मेड बाय चेक। तो भाई समझ लो, माइंड में परफेक्ट सेट कर लो कि परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन आनी है। अगर आप कैश परचेज कर रहे हो या चेक पेमेंट कर रहे हो या एसेट बाय कर रहे हो तो परचेज बुक में नोट
अब मैं अगली ट्रांजेक्शन में गया फॉर म्यूचुअल परचेज, तो आपको नो सर इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन if purchased in cash then cash book, if purchased on credit then journal proper, परचेज बुक में नहीं। समझ रहे हो? आगे बढ़ू? हाँ जी। वो 670 मैनेज करने के बाद सीधा अमाउंट में लिखते होते हैं लास्ट वैल्यू। वो आपके पेश है, मैंने उसके नीचे लाइन ड्रॉ कर दी ना, नीचे लाइन ड्रॉ करने का मतलब मैंने इसे क्लोज कर दिया और अमाउंट यहां ले गया। मैं यहां लाइन ड्रॉ करके अमाउंट सीधी बाहर ले जाता तो उसका मीनिंग भी सेम ही, उससे कोई डिफरेंस। आप चाहें तो यहां लाइन ड्रॉ करके अमाउंट सीधी बाहर ले जा सकते। सभी सुनना जरा, वो कहना क्या चाहता है? वो कहना चाहता है कि यहां सर लाइन ड्रॉ करके आप सीधा अमाउंट 6000 बाहर ले जाओ और यहां 6030 ना लिखो, ये कहना चाहता है। आपको समझ लग रहा है? तो आप वैसा भी कर सकते हैं कि वहां 6700 माइनस 670 किया, अमाउंट बाहर ले जाके 6030 लिखा और यहां पर कुछ नहीं लिखा। लेकिन मैंने जो लिखा है वो भी गलत नहीं है। मेरे उस लाइन के नीचे लाइन जो ड्रॉ की है ना, इस लाइन का मीनिंग है कि मैंने यहाँ इसको क्लोज कर दिया है। इससे आगे कुछ भी आएगा तो एक नए स्टार्ट के साथ नई विकल्प होगी। यहां तक का टोटल बाहर 670 ये 670 टीडी के सामने लिखा है। अच्छा हाँ हाँ, एक भाई और पॉइंट लिया है बच्चे ने कि आप यहाँ अगर ब्रैकेट का साइन लगा दें तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये नेगेटिव, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में जब जब हम ब्रैकेट में कोई फिगर शो करेंगे तो उसका मीनिंग होता है नेगेटिव। इवन एक्सेल में भी, एक्सेल अगर आप यूज करते हैं, एक्सेल में कोई भी चीज ब्रैकेट में लिखो तो वो माइनस में शो हो। क्लियर है? तो आप, मैंने ना इधर बाहर लेस लिखा है, ये लेस लिखा है, तो बाहर लेस लिखा है या वही लेस का प्रॉपर प्रेजेंटेशन में यहाँ नेगेटिव ब्रैकेट साइन से शो कर दूं तो और अच्छा रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये माइनस किया गया है। ब्रैकेट का मीनिंग क्या है हमारे इसमें पूरे अकाउंट में? माइनस नेगेटिव, और एक्सेल में फॉर्मूला में भी ऐसा ही होगा। तो इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन, चलिए और बाय करते हैं। हमने गुप्ता ट्रेडर्स से, गुप्ता ट्रेडर्स से क्या बाय करना है जी? स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम ही बाय करना, नहीं तो मैं यहां भी नोट कर दे दूंगा। हाँ, स्टेपलर बाय कर लेते हैं। स्टेशनरी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहाँ आएंगी और कुछ यहाँ नहीं आने वाला। कितना बाय कर लें? 10 पीस एट द रेट 100। चलो 100 भाई, बिजनेस अच्छा है, मतलब सेल होती है ज्यादा, तो 100 पीस बाय किए, सिर्फ 20 रुपए का, 50 का बेचेंगे, बाकी हमारी अर्निंग होगी 2000। अच्छा और क्या बाय करें? शीट्स कितनी बाय कर लें? 5 रिम, एक रिम में 500 शीट होती है तो 2500। अब ठीक है, एक रिम जो होता है ना, रिम REM या रिम बोलते हैं, तो एक रिम में स्टैंडर्ड 500 शीट होती है, और एक ना ग्रॉस, ग्रॉस या ग्रॉस बोलते हैं, 12 डजन का होता है। याद रखना, कई जगह आगे यूज होगा ग्रॉस, ग्रॉस GROSS या ग्रॉस बोल देते हैं, हिंदी वर्ड है। तो इसमें कितनी क्वांटिटी होती है? 12 डजन, और एक डजन में कितने पीस होते हैं? 12 पीस। और एक रिम में कितने पीस होते हैं? 500 शीट्स वगैरह के रिम आते हैं। जैसे आप कंप्यूटर पेपर बाय करते हो तो कंप्यूटर पेपर रिम आते हैं ना, प्रॉपर बंडल होता है, तो एक रिम में 500 शीट्स होते हैं अगर प्रॉपर रिम। 100 वाला भी रिम आता है, 50 वाला भी आता है, छोटे रिम होते हैं। तो 5 रिम शीट्स बाय की हैं और एक रिम है हमारा 300, टोटल हो गया 1500। तो आपके टीडी नहीं है, दे दें? चलिए 3500 लेस टीडी एट आर रेट 20%, ज्यादा टीडी मिल गया 700। तो 700 टीडी के बाद क्या बचा? 28। कुछ कैश पेमेंट कर दें बच्चे, अगर कैश पेमेंट है फिर वो परचेज बुक में आना नहीं चाहिए, लेकिन लेकिन पूरी कैश पेमेंट होती तो मैं एंट्री ही ना लिखता। पार्शियल कैश पेमेंट हो, जैसे हाफ कैश पेमेंट हो, तो यहीं पर हाफ लेस कर दे,
मतलब वो डिटेल कॉलम तो एक्सप्लेनेशन ही है ना, अमाउंट में अपने आप आ जाएगा। तो लेस, अच्छा अगर कैश पेमेंट पे कैश डिस्काउंट भी है तो वो जहां कैश बुक में जाएंगे वहां हो जाएगा लेस कैश सेटल्ड। अगर कैश सेटल हुआ है हाफ 50%, ये ब्रैकेट है, तो 1400 कैश सेटल्ड है, तो नेट अमाउंट कितनी बची 40। अब अशम की बात माने या ना माने, सीधे 1400 बाहर लिखें या पहले यहाँ 1400 लिख के उसके नीचे लाइन लगा के बाहर लिखें? पहले यहाँ लिखेंगे जो 4 बचा है, उसके नीचे लाइन लगाएंगे, फिर बाहर जाएंगे। लो भाई मेरी ट्रांजेक्शन हो गई कंप्लीट। किसी को कंफ्यूजन है तो वो बोल सकता है तो बोल दो। ठीक है सर, अगर ये भी ट्रांजेक्शन होगा एक ही ट्रांजेक्शन हो मीनिंग समझा। मतलब जैसे हमने 2 लिखा है टीडी लिखा है कैश लिखा है, सिर्फ एक हो जाए, सिर्फ हमने स्टेपलर बाय किया बस, हाँ ना टीडी है ना कुछ भी है, बस स्टेपलर बाय किया है तो सीधा अमाउंट में लिखे। हाँ, अगर सिर्फ स्टेपलर बाय किया है, अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेपलर बाय किया है और कोई आइटम भी नहीं है, टीडी भी नहीं है और पेमेंट भी नहीं है, तो सीधा अमाउंट कॉलम में बाहर लिख दो। फिर डिटेल कॉलम की यूज ही क्या, फिर हम डिटेल कॉलम को फालतू का कष्ट क्यों दे बेचारे। पर्टिकुलर में तो लिखोगे, पर्टिकुलर में लिखोगे गुप्ता ट्रेडर स्टेपलर 100 पीस एट आर 20, सीधा आउटर में जाके 2000, क्योंकि अगर मैं इनर लिख भी लूंगा तो वही फिगर ने बाहर जाना है तो सीधे बाहर लिख सकता हूं। डिटेल का यूज एक्सप्लेनेशन के लिए होता है, मतलब कुछ 2 4 5 चीजें हैं उनको फिल करना है, लेकिन अगर आपकी आइटम ही एक है सिंगल तो आप सीधे आउटर में लिख देंगे। कोई कंफ्यूजन है? चलिए मान लीजिए यहां क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं, तो इस जगह पे जाके लिखा जाएगा टोटल। बट इस टोटल के सामने वर्ड सुनना क्या लिखना है, ये कौन सी बुक थी परचेज, तो सामने वर्ड लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट, जो टोटल बना पीछे था 6030 7330 रुपी, तो सामने टोटल वाली पोजीशन पे क्या वर्ड लिखा मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज बुक के बाद परचेज अकाउंट भी बनता है। परचेज बुक के बाद कौन सा अकाउंट बनता है, परचेज अकाउंट, और उसमें सीधा ये टोटल ही लिख दिया जाता है बस। कैश बुक के बाद कैश अकाउंट नहीं, परचेज बुक के बाद परचेज अकाउंट बनता है। उसका रीजन है क्योंकि कैश बुक अपने आप में कंप्लीट, कैश बुक में कहीं और से इधर से कुछ आना नहीं हो, सारा कैश वहां हो, लेकिन परचेज बुक अपने आप में कंप्लीट नहीं है। परचेज बुक में तो सिर्फ क्रेडिट परचेज आई है, कैश परचेज तो सिर्फ कैश बुक में पड़ी है, तो परचेज अकाउंट बना के उसमें दोनों चीजों को इकट्ठे किया जाता है ताकि हम बता पाए कि टोटल परचेज कितनी है। दैट मीन्स यहाँ जो परचेज अकाउंट डेबिट लिखा ना 7332, तो बाद में परचेज अकाउंट बना लेजर वहां लिखा जाएगा टू सन्ड्री परचेजेस, क्या लिखा जाएगा टू टोटल। मान लो ये मेरे तो क्वेश्चन में 2 एंट्री ली है ना मैंने, रियल लाइफ में तो 20 30 40 जो भी है उनका टोटल करके टोटल एक ही बार में परचेज अकाउंट में लिख देंगे एक ही बार, तो वहां 20 एंट्रीज नहीं लिखनी पड़ी हमें, यहाँ 100 एंट्रीज थी तो हम 100 का टोटल सीधे वहां जाके लिख देना कि ये पूरी क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज कैश अकाउंट में से क्रॉस ले जाके लिख देंगे क्योंकि कैश बुक में बाय परचेज लिखा होगा, तो परचेज में टू कैश लिख देंगे, तो परचेज के अकाउंट में एक टू कैश आ जाएगा जो कैश परचेज है, एक टू सन्ड्री परचेजेस आ जाएगा, यहां से टोटल हो जाएगा, वहां से पता चल जाएगा कि टोटल परचेज हमने कितनी अमाउंट की। सर जो ट्रायल बैलेंस में जैसे मुझको क्वेश्चन किया संडे क्रेडिटर्स संडे क्रेडिटर्स, वो यहाँ से आपके टोटल। हाँ मैं उस पर डिस्कशन कल करूंगा, मैं आपको कल एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ जिसमें परचेज बुक भी बनेगी, सेल बुक भी बनेगी, कैश बुक भी बनेगी, प्रॉपर बोर्ड पे करेंगे, पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर फिल करेंगे कल हम बोर्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद लेजर भी बनाएंगे, जितनी लेजर बन सकती है, फिर लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। तो वो कल वाला क्वेश्चन सिर्फ आपको एक अप्रोच देने के लिए होगा कि ऐसा रियल लाइफ में होता है, ये है अकाउंट्स, ऐसा लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, लेकिन उनमें से कुछ भी हिस्सा कोई पार्ट उठा के तुमसे, नॉलेज तो चाहिए ना आपको उस चीज, समझ रहे हो। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग अपनी बुक्स निकाल लो,
और सब्सिडरी बुक चैप्टर निकाल लो। यस क्लास, ये आपका जो बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बेसिक स्टार्ट मुझसे सुन लो, आगे कंप्लीट करना। आपने देखना क्या सबने 2022 ईयर एक बार लिख दिया डेट कॉलम में, फिर उसके बाद मई 1। अच्छा, पार्टी का नाम प्रॉपर लिखना है जिस भी बंदे से आप बाय कर रहे हैं। ये जो M/S होता है ना, इसको पढ़ते हैं मैसर्स। मैसर्स बिजनेस के नाम के आगे यूज होता है, इसका मतलब इनका ये फर्म या प्रोप्राइटर रहे होंगे। मैसर्स चुन्नीलाल एंड मैसर चुन्नीलाल, आगे क्या है, मनराज। और साथ में दिल्ली लिखना भी जरूरी है। मतलब ये दिल्ली क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि इसी बिजनेस की जो बिजनेस शॉप्स हैं वो दिल्ली, अमृतसर, जलंधर, जगरांव कई एरिया में हो सकती हैं, तो एरिया मेंशन करना जरूरी है। क्या कुछ बाय किया हमने इनसे, डिटेल देखते जरा। 100 बैग्स ऑफ ITC वीट आटा, क्या रेट है, 530 रुपी पर बैग। और अमाउंट कितनी बनेगी, 53,000। परफेक्ट बोला आपने, ठीक तो है। अच्छा, और क्या बाय किया हमने, 50 बैग बासमती राइस, 50 बैग ऑफ बासमती 25 राइस एट अ रेट 500 पर बैग। टोटल अमाउंट कितनी बनेगी। अब अच्छा, इसी में ना कई बार वो बता देते हैं कि हमारा इनवॉइस नंबर 15, तो वो इनवॉइस नंबर जो है ना, अगर बताया हो तो इनवॉइस के कॉलम में यहां लिख देना है इनवॉइस का नंबर, अगर बताया हो। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, इसको वेकेंट रहने दो, खाली रहने दो। तो बस अभी और तो कुछ है नहीं। हाँ, TD है 10%, तो टोटल यहाँ करके मेरा टोटल 78,000 बन रहा है। TD लेस कर दो, लेस TD एट आर रेट 10%, 7200। क्या बताया था, ब्रैकेट, ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, नेगेटिव फिगर, तो लेस करके 7800 ही लिखा है, 7800। 7800 लेस करके क्या बचेगा, 72। अब मैं यहाँ टोटल लिखूं कि सीधा आउटर ही लिखूं, लेकिन आउटर ही लिख देता हूँ। कितना बोला आपने, 70,200। और एक ट्रांजेक्शन के कंप्लीट होते ही पर्टिकुलर के कॉलम में एक लाइन ड्रॉप कर देनी है। इसका मीनिंग क्या है कि एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना जरा, सर आप करोगे, करो जल्दी। तो बच्चे सेकेंड ट्रांजेक्शन थोड़ा क्लियर कर ले हम, कि हमने कनोडिया ऑयल मिल से 40 टन ऑयल, 20 टन बासमती ऑयल और 10% TD। तो कनोडिया ऑयल मिल से 40 टन ऑयल, 20 टन बासमती ऑयल, टोटल मिला के बनती है ये अमाउंट 78,000। और इसमें से लेस TD कितना है, 5%, एट अ रेट 5%, 3900। लेस करने के बाद क्या बचेगा, 74,100 आउटर। और यहाँ ये लाइन का मीनिंग क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन और कंप्लीट हो गई आपकी। तो क्लियरली समझ लो। बाय चांस अभी मैं थर्ड वाली स्टेटमेंट में कहूं परचेज मशीन या परचेज ऑयल फॉर कैश, तो आप उन चीजों को इग्नोर कर दे। ऐसा इस क्वेश्चन में तो नहीं है, बट आगे जरूर आएगा। ये आपके एग्जाम वगैरह, टेस्ट वगैरह में अगर 4 एंट्रीज होंगी तो उनमें से 1-2 एंट्रीज जो है वो ऐसे होंगी जरूर। अगले ही क्वेश्चन में है, परचेज गुड्स फॉर कैश लिखा, उसे स्किप कर देना है, नीचे नोट लिख देना कि दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज। फिलहाल ये थर्ड एंट्री है, परचेज फ्रॉम मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स, तो ये नोट करो। एक बार फाइनली एनालिसिस देख लो। गुप्ता गुप्ता ब्रदर्स
25 बैग्स एक है, 40 बैग एक है, 5% टीडी। गुप्ता ब्रदर्स 25 बैग्स एक है, 40 बैग्स एक है, टोटल है 5% टीडी। लेस करने के बाद अमाउंट आपने बतानी है मुझे, और ये जो टीडी है ब्रैकेट में शो करना है। लास्ट क्वेश्चन में भी जैसे 3900 ब्रैकेट में, 650 ब्रैकेट में, 12,000। अगर मैं यहां लिख दिया है तो आउटर में ले जाता हूं 12,350। ये लिखिए। इसके बाद क्या होता है वैसे, अगर ये लास्ट ट्रांजेक्शन है तो बस फिनिश हो गया है। इसके अगेंस्ट लिखूंगा क्या मैं, परचेज बुक डेबिट, परचेज अकाउंट, बुक नहीं, बुक तो है ही है, परचेज अकाउंट डेबिट, जो भी टोटल फाइनली बना। कोई बताएगा मुझे टोटल बना 650। ये लीजिए, ये मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट और क्वेश्चन फिनिश।